हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एडवोकेट। आज हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। क्या कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर खरीद कर बाद में बोल सकता है कि असल मालिक मैं हूँ? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या सिर्फ एक विल बनाकर बेनामी ट्रांजैक्शन को लीगल बनाया जा सकता है? और क्या कोर्ट्स अब ऐसे क्लेवर ड्राफ्टेड केसेस को शुरुआत में ही रिजेक्ट कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट में इन सभी सवालों का जवाब दिया है। यह सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि बेनामी प्रॉपर्टी लॉ, फेक ओनरशिप क्लेम्स, विल डिस्प्यूट्स एंड सिविल लिटिगेशन पर एक लैंडमार्क जजमेंट बन सकता है। यह मामला है मंजुला एंड अदर्स वर्सेस डी ए श्रीनिवास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर 7370 ऑफ 2026। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फेक कॉज ऑफ एक्शन पर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन दी है। अब समझते हैं पूरा मामला। प्लेंटिफ ने कोर्ट में दावा किया कि कुछ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वास्तव में उसकी थी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदी गई थी एक दूसरे व्यक्ति के रघुनाथ के नाम पर। प्लेंटिफ का कहना था पैसा उसने दिया, प्रॉपर्टी उसने खरीदी, लेकिन लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉपर्टी दूसरे नाम पर ली गई। बाद में व्यक्ति ने एक विल बनाकर सारी प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के नाम कर दी। दूसरी तरफ डिफेंडेंट्स ने कहा प्रॉपर्टी डिजीज व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, पहले एक रजिस्टर्ड विल वाइफ के फेवर में मौजूद थी, और प्लेंटिफ का पूरा केस एक्चुअली बेनामी ट्रांजैक्शन एनफोर्स करने की कोशिश है। ट्रायल कोर्ट ने प्लेन रिजेक्ट कर दी, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने सूट रिस्टोर कर दिया और कहा कि मामला ट्रायल में दोबारा रिस्टोर होना चाहिए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल क्या था? अगर प्लेंट को प्रॉपरली पढ़ने पर यह लगे कि मामला एक्चुअली बेनामी ट्रांजैक्शन का है, तो क्या कोर्ट शुरुआत में ही सूट रिजेक्ट कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल कर सकती है, और यही इस जजमेंट का सबसे पावरफुल पॉइंट है। व्हाट इज बेनामी ट्रांजैक्शन? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब है प्रॉपर्टी किसी के नाम पर हो, लेकिन पैसा किसी दूसरे ने दिया हो, और असली फायदा भी वही ले रहा हो। कोर्ट ने कहा कि अगर प्लेंट खुद यह बता रही है कि पैसा प्लेंटिव ने दिया था और प्रॉपर्टी किसी दूसरे नाम पर खरीदी गई थी, कोर्ट को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरे ट्रांजैक्शन की रियलिटी देखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लेवर ड्राफ्टिंग कैन नॉट क्रिएट अ फेक कोज ऑफ एक्शन। यानी अगर कोई पार्टी स्मार्ट लीगल लैंग्वेज इस्तेमाल करके इलीगल क्लेम को लीगल दिखाने की कोशिश करे, कोर्ट्स को सिर्फ वर्डिंग नहीं बल्कि पूरे प्लेंट का रियल मीनिंग देखना होगा। कोर्ट ने पुराने लैंडमार्क जजमेंट जैसे टी अरविंदनम वर्सेस टीवी सत्यपाल एंड वल्लईमल वर्सेस सुब्रमण्यम का भी पर रिलायंस दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन पर, ऑर्डर 7 रूल 11। अगर प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करती, सूट किसी भी लॉ से बार्ड है, तो कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस की ड्यूटी है कि फ्रिवलस लिटिगेशन को शुरुआत में ही रोके। अगर मामला फेक हो, लीगली बार्ड हो या क्लेवरली ड्राफ्टेड हो, तो कोर्ट को अननेसेसरी ट्रायल नहीं चलाना चाहिए। फिर कोर्ट ने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बारे में भी बताया। प्लेंटिफ ने आर्गुमेंट दिया कि डिसीज व्यक्ति फिड्यूशियरी कैपेसिटी में प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था, जबकि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो fiduciary relationship between a director of a company and an employee of a company. Rather, the relationship between the company and its director is a fiduciary in nature. Contractual relationships supported by valid consideration also stand outside the fiduciary exception, being commercial transaction and not arrangements founded merely on the trust. And सिर्फ employer employee relationship automatically fiduciary relationship नहीं बन जाता। यह पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेनामी एक्ट में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाले केसेस को एक्सेप्शन दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा है अगर कोई पार्टी मटेरियल फैक्ट्स छुपाती है तो यह कोर्ट के साथ फ्रॉड माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा ट्रायल कोर्ट्स को मैकेनिकली प्लेंट एडमिट नहीं करनी चाहिए। पहले यह देखना जरूरी है कि सूट जेन्युइनली मेंटेनेबल भी है या नहीं। एंड व्हाई दिस जजमेंट मैटर्स? यह जजमेंट फ्यूचर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। बेनामी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पर कोर्ट और स्ट्रिक्ट होगी। फेक विल बेस्ड ओनरशिप क्लेम्स मुश्किल हो सकते हैं। क्लेवर लीगल ड्राफ्टिंग को लॉ को बाईपास करना आसान नहीं होगा, और पहले भी लीगल ड्राफ्टिंग से लॉ को इतनी आसानी से बाईपास नहीं किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट्स को शुरुआती स्टेज पर फेक सूट्स रिजेक्ट करने की स्ट्रॉन्ग पावर मिली है। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेयर एवर कोर्ट वारंटेड अलोन वुड सेंड अ क्लियर मैसेज दैट बेनामी ट्रांजैक्शंस शैल नीदर रिसीव जुडिशियल इंटेलिजेंस नॉर एस्केप स्टैच्यूटरी कॉन्सिक्वेंसेस। और हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए जो सूट प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ,
विद इन द पीरियड ऑफ 8 वीक्स फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ दिस जजमेंट। एंड ये क्लियर किया गया कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन यहाँ हो चुकी है कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है। सो कोई भी कोर्ट इसको, इस फैसले को, इस प्रॉपर्टी मैटर्स को अब एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस कोर्ट ने इसको बेनामी घोषित कर दिया है। तो अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि ये प्रॉपर्टी किसी के पास भी नहीं गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके उसको टेक ओवर करने के लिए कह दिया। तो समटाइम्स लिटिगेशन में दोनों पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगता, जबकि यूजुअली एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है, लेकिन पर्टिकुलर दिस केस में तो किसी के हाथ भी कुछ भी नहीं लगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक क्लियर वार्निंग है। अगर कोई ट्रांजैक्शन वास्तव में बेनामी है तो उसे सिर्फ लीगल लैंग्वेज या विल के जरिए बचाना आसान नहीं होगा। कोर्ट्स अब सरफेस वर्डिंग नहीं, बल्कि ट्रांजैक्शन की असली रियलिटी देखने की कोशिश करेगी, और यही इस जजमेंट को आने वाले समय का मेजर प्रॉपर्टी लॉ प्रेसिडेंट बना सकता है। को ये लीगल एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो ये इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या कोर्ट्स अब बेनामी प्रॉपर्टी केसेस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मिलता हूँ किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।